अब शाम होने के बाद क्रिस और ब्रैक्स एक क्लब में जाते हैं। वहाँ क्रिस की नजर टीना नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ती है जो और लड़कों से बात कर रही थी। टीना ने भी क्रिस को देखा और खुद ही उसके पास आ गई और फ्लर्ट करने लगी। ब्रैक्स को लगा कि टीना उसके लिए आई है, लेकिन टीना ने साफ कहा कि वह क्रिस के लिए आई है। हालांकि क्रिस को फ्लर्ट करना नहीं आता था, उसकी बातें काफी बोरिंग लग रही थी, जिस वजह से टीना उसे छोड़कर वापस चली गई। यह देखकर ब्रैक्स को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह चाहता था कि उसका भाई थोड़ा खुलकर जिए। तभी क्रिस ने देखा कि क्लब में सभी लोग एक ही स्टाइल में नाच रहे हैं। वह धीरे धीरे उन मूव्स को याद करने लगा और प्रैक्टिस करके वह भी उसी स्टाइल में डांस करने लगा है। फिर वह टीना के साथ डांस करने लगता है और धीरे धीरे उसे इम्प्रेस भी कर लेता है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी टीना के कुछ लड़के दोस्त आते हैं और क्रिस को धमकाने लगते हैं, जिससे क्रिस को समझ आ जाता है कि वे उसे मारना चाहते हैं। क्रिस उन्हें चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। ब्रैक्स यह सब देखकर दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में उसने उन सभी गुंडों को क्लब से बाहर फेंक दिया। इसके बाद ब्रैक्स और क्रिस क्लब से बाहर आ जाते हैं। क्रिस बताता है कि टीना ने उसे अपना नंबर दे दिया है। यह सुनकर ब्रैक्स खुश हो जाता है। उधर मैरी एक डॉक्टर से डीना के बारे में पूछताछ करती है। उसे किंग की फाइल से पता चलता है कि डीना का अतीत कुछ रहस्यमय था। डॉक्टर्स बताता है कि डीना पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। एक दिन उस पर एक लड़के ने हमला किया और उसका रेप करने की कोशिश की, जिससे डीना ने लड़ाई की, लेकिन वह बुरी तरह पिट गई और भागते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया और उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। उसकी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत तेज हो गई। वो सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक बन चुकी थी। जब मैरी को पता चलता है कि डीना ही अब एना बन चुकी है और वह एक ट्रेंड किलर है, क्योंकि वह हॉस्पिटल से भाग गई थी और सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था। मैरी ये सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्स और वीडियो में देखती है, लेकिन तभी उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और जस्टिन भी यह सब देख लेती है। इधर ब्रैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, तभी उसे एक किलर्स के ऐप में मैरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। वह ये बात क्रिस को नहीं बताता। उधर क्रिस पाओलो और डीना की सारी बातें सोच रहा होता है और उसे समझ आता है कि उनका बेटा अल्बर्टो अभी जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग को यह जानकारी पहले ही मिल गई थी। तभी क्रिस ब्रैक्स का फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि किलर्स के ग्रुप में मैरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट फैल चुका है। क्रिस तुरंत अपनी बाइक लेकर मैरी के घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी ओर जस्टिन एना की पूरी कहानी समझा रही होती है, कैसे उसके चेहरे को बदला गया और उसकी पहचान मिटा दी गई। फिर एना मैरी के घर पहुंच जाती है, लेकिन मैरी उसे पकड़ लेती है। दरअसल एना बहुत खतरनाक होती है। वह एक ट्रेंड किलर होती है और मैरी को पीटना शुरू कर देती है। वह उसे चाकू मारकर घायल कर देती है। घर के अंदर उसे पावलो और उसके परिवार की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिससे उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं। कैसे उसके गांव में गुंडों ने हमला किया, सभी को अलग कर दिया और उसे पकड़कर बर्क को बेच दिया। उसके पैर पर व्हेल का टैटू बर्क ने बनवाया था, जो उसके गैंग की पहचान थी। थोड़ी देर बाद क्रिस वहाँ पहुँचता है और एना से कहता है कि तुम्हारा बेटा अल्बर्टो अभी जिंदा है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। एना कहती है कि वह इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुकी है और वहाँ से निकल जाती है। फिर क्रिस मैरी को घायल हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब बर्क को पता चलता है कि मैरी अब उसकी सच्चाई के करीब आ रही है, क्योंकि बर्क पूरी तरह डरा हुआ था कि कहीं उसका सारा गैरकानूनी कारोबार उजागर न हो जाए, इसीलिए उसने टॉम को आदेश दिया कि वह सभी बच्चों को मार दे ताकि कोई सबूत न बचे। टॉम ने हाँ कहा और वहाँ से चला गया। उधर क्रिस बहुत गुस्से में था, क्योंकि ब्रैक्स ने उसे मैरी पर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं बताई थी। लेकिन ब्रैक्स सफाई देता है कि उन्होंने मैरी को लोकेशन देकर मार्ग तक पहुंचा दिया था, जिससे वह खुद केस सॉल्व कर सकती थी और अब उसे बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्रिस इससे सहमत नहीं होता। वो कहता है मैं उस बच्चे को जरूर बचाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इसके बाद ब्रैक्स उसकी कार में बैठता है और दोनों भाई मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह होते होते जस्टिन अपने ड्रोन से बग के अड्डे की लोकेशन खोज लेती है, जो मैक्सिको बॉर्डर के पास था। वहाँ टॉम सभी बच्चों को बस में भरवा रहा था और एक जगह खुदवा कर उन्हें मारकर गाड़ने की तैयारी कर रहा था। तब तक क्रिस और ब्रैक्स हथियार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उन्होंने कार में सवार होकर अड्डे की ओर हमला शुरू कर दिया। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे डर कर बस की ओर भाग रहे थे, जबकि ब्रैक्स दुश्मनों से भिड़ रहा था। क्रिस ने अपनी कार को सीधे अड्डे में घुसा दिया, लेकिन तभी गुंडों ने दोनों गाड़ियों के पास बम धमाके करवाए। लेकिन क्रिस और ब्रैक्स छुपकर अपनी तरफ से भी हमला करते हैं। इस बीच टॉम अल्बर्टो और बाकी बच्चों को लेकर बस से भागने लगता है। तभी एक गुंडे का बम ब्रैक्स के पास गिरता है और वह थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन दोनों भाई हार नहीं मानते और सभी गुंडों को छुप छुप कर मार डालते हैं। जब दूसरी तरफ से और गुंडे आने लगते हैं तो ब्रैक्स कहता है तुम बस के पीछे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। क्रिस कार लेने के लिए भागता है और ब्रैक्स सभी गुंडों से लड़ता है। एक गुंडे ने उसे गिरा दिया, लेकिन वह हंसने लगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका भाई उसे बचा लेगा। क्रिस फिर कार लेकर आता है और दोनों भाई मिलकर टॉम के पास पहुँचते हैं। टॉम ने खुद को बस में छुपा रखा होता है और उसने अल्बर्टो को पकड़ लिया होता है। क्रिस को डर लग रहा था, लेकिन उसने पहले
पहले की तरह सोलोमन ग्रुंडी की कविता गुनगुनाना शुरू कर दी, जो उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। फिर क्रिस ने टॉम को मार गिराया और अल्बर्टो को गले लगा लिया। ब्रैक्स को खुशी होती है कि उन्होंने सभी बच्चों को बचा लिया। इसके बाद दोनों भाई बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ब्रैक्स को एक बिल्ली मिलती है, जो अब उसकी नया साथी बन जाती है। क्रिस भी उसे देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ जस्टिन एना को कॉल करके बर्क की लोकेशन और उसकी सारी गंदी हरकतों की जानकारी देती है। बर्क एक वॉशरूम में नहा रहा होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है एना उसके पीछे पहुंच चुकी होती है। बर्क भागने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ती है। फिर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ मैरी ने बर्क की पूरी फिशिंग कंपनी को सीज कर दिया था। वहाँ से उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सारे सबूत भी मिल गए थे। अब मैरी खुद बर्क की सीट पर बैठ चुकी थी। उसने जस्टिन के सेंटर में फोन करके क्रिस और जस्टिन को थैंक यू कहा, लेकिन फिर सामने से जवाब आया, यहाँ इस नाम के कोई नहीं है। मैरी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है। जस्टिन ने अल्बर्टो के लिए एक कमरा तैयार किया जहाँ वह बाकी बच्चों के साथ आराम से रह सके। इधर मैरी को बर्क की कुर्सी भी बहुत आरामदायक लगी और उसने उसे अपने ऑफिस में भिजवाने को कहा। इधर क्रिस और ब्रैक्स अल्बर्टो को लेकर जस्टिन के सेंटर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब वे दोनों भाई कुछ हफ्तों तक वहाँ रहने वाले हैं। ब्रैक्स इन छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित था और इसी के साथ कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यह साफ इशारा देती है कि तीसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है।